इसी तरह आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मुबारक मोहम्मद अली उनका नाम है जी। और इनका तारुफ जब मैंने पढ़ा, जो शीट मुझे मिलती है उसमें मुझे ये डॉक्टर कम बाकी चीज़ें इनके अंदर मुझे ज़्यादा नज़र आईं। हमारे साथ डॉक्टर मुबारक मोहम्मद अली मौजूद है, जो कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं और फ़ाइन आर्टिस्ट हैं जी, साथ में टीचर हैं, मेंटोर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं और यूट्यूबर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, क्या नहीं है, मल्टी टैलेंटेड कहेंगे और स्किल्स से भरपूर है जी। अब वो बात होगी तो बात से बात निकलेगी और उनसे हम डिस्कशंस करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस में होम जो है फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं 2016 से अब तक, साथ साथ में फ्रीलांस वेन्यू स्टाफ में जो हैं ब्रिटिश काउंसिल में 2019 से अब तक, और उसके साथ साथ लेक्चरर भी रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और टीचर भी रहे हैं, मेंटोर भी रहे हैं बहुत से लोगों के, ख़ासकर फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स थे उनको इनकी गाइडेंस मिलती रही है। कुछ नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है, कुछ पब्लिकेशंस है, कुछ रिसर्च इनकी है, हम वो बात करेंगे जी। अब अगर तारुफ पे ही हम आते रहे तो हमारा वक्त सारा इसी में निकल जाना है, वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और बात हम यहाँ से जो है शुरू करते हैं। आप सबकी कॉल्स हमें मौसूल भी हो रही हैं, उन्हें भी अपने शो में शामिल करेंगे जी। और मैसेज जो हैं आपके, कुछ मैसेज हम शामिल कर लेते हैं जी, ताकि लिसनर्स हमसे नाराज़ ना हो। जो आपके मैसेज है वो हमारे लिए फ्यूल का काम देती हैं। हमादुल्ला खैल हमें सुन रहे इस वक्त कोयटा से, बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं जी। मुस्कुराहट सब्र की सबसे बड़ी दलील है, बहुत शुक्रिया आपका हमादुल्ला खैल, आपकी मोहब्बत है। अब्दुल फाते जोयो सुन रहे हैं, हमें लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद मीरान जखरानी हमें सुन रहे जी, इस्लाम नाइस शो, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल फाते हमें सुन रहे जी। RJ जिजोर हमें सुन रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ अली मलिक हमें सुन रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खुश होंगे आप जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करता हूँ काशिफ आप भी ठीक होंगे। अबरार अली का मैसेज शामिल कर देते थे, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग टू हबीबुल्लाह जमालिया में सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैज़ अहमद हमें सुन रहे हैं जी, लिखते हैं सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान हमें सुन रहे हैं, आप तो हम लिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जो वक्त हमें सुन रहे हैं जी। कॉल्स भी हमारे पास आ रही हैं, कॉल्स की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले हम डॉक्टर से के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे इनवाइट किया प्लेटफॉर्म पर। चलें जी, ये तो अलुमनाई डिपार्टमेंट का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो हमें गेस्ट लाइनअप करके देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट कॉर्नर शो में हमारे साथ ऐसे लोग हमारे शो में शामिल होते हैं जो एक स्टूडेंट लाइफ गुजार चुके होते हैं और एक कुछ बन चुके होते हैं, तो वो हमारे लिए और हमारे सुनने वालों के लिए एक रोल मॉडल है, उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलता है शो से। तो आज ताख़ीर हो गई काफ़ी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, आज जो है वो मौसम की कुछ वजूहत है। अच्छा। और हमारे शहर के कुछ ट्रैफिक के हालात हैं। इस मौसम में कहीं आपने सोचा है कि यार इतना अच्छा मौसम है, आज बुला लें, किसी और दिन रख लेते हैं, आज ही क्यों? मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, आज लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम स्टूडियो में मौजूद हैं। तो क्या कल की रात कैसी गुजरी? कल की रात तो बस ये समझ लें कि अचानक से बारिश आ गई। कराची का तो कुछ वैसे भी पता नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से कल की थी भी नहीं। बिल्कुल, कल की प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, ये अचानक हुआ जो है वो लाइक हमें पता भी नहीं था कि शायद बारिश भी आएगी। आज का भी कुछ जो है वो ऐसा कोई इम्कान नहीं है। बिल्कुल क्लाउडी वेदर है, देखते हैं क्या होता है। खैर डॉक्टर साहब, प्रोफाइल मैंने आपकी बड़ी बहुत खुशी हुई। आप इसके अलावा मुझे पता है बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपने लिखी नहीं है इसमें। आप किस तरह सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं? मैनेज करना तो मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे आप चीज़ों को समझते जाते हैं तो उसे मैनेज करना भी सीख जाते हैं। बिल्कुल। और एक वक्त में आप सारी चीज़ें तो नहीं कर रहे होते, लेकिन तकरीबन जो है वो कुछ चीज़ें कुछ वक्त में चल रही होती है, कुछ चीज़ें कुछ वक्त में चल रही होती है। तो जैसे जैसे चीज़ों का जो है वो हमें मौका मिलता है, जैसे अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो वो एक तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस देने का मौका मिलता है। सही। और थिएटर में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सोसाइटी के वो हेल्थ के एस्पेक्ट्स को
एक्ट करके बताऊं ज़बरदस्त, जो कि नॉर्मली जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचते या ज़बरदस्त। लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती। इसी तरीके से जो टीचिंग है वो भी मेरा शौक़ है। तो ये तकरीबन जो है ना, ये सारे जो एस्पेक्ट है, थिएटर, टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, सही। जिसमें आपको जो है वो दूसरे को अपना मैसेज कन्वे करना है, और जितनी अच्छे तरीके से आप उसे कन्वे कर सकते हैं वो जो है उतना ही अच्छा आप उस चीज़ में जो है वो एक अच्छे रोल मॉडल कहलाते हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है अगर आप काफ़ी ताख़ीर हो गई, हमारे पास अब वक्त काफ़ी कम रह गया है, नहीं तो जिस तरह भी हमारी गुफ्तगू चल रही है हमें तो 3 घंटे का शो भी हमारे लिए कम है यहाँ पर, फिर बात से बात निकलेगी। डॉक्टर साहब, कॉल जैसे जैसे हमारे पास आएगी, माजरत मैं आपको फिर वहाँ रोकूंगा ताकि हम कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे जी। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा, 2016 में आपने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की थेरेपी के अंदर, तो डॉक्टर साहब इस फील्ड के बारे में ओवरऑल थोड़ा सा बताइएगा, ब्रीफ दीजिएगा कि इस फील्ड में बेसिकली किस तरह की पढ़ाई होती है, और जो लोग इस फील्ड में डिग्री ले चुके होते हैं तो उनके लिए आगे क्या किस किस्म का स्कोप होता है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बेसिकली फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो है उसके अंदर एक जो पूरी 5 साल की डिग्री होती है, उसमें तकरीबन आप समझ लें कि जो बेसिक्स होती हैं वो तकरीबन जो किसी भी मेडिकल फील्ड में पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाया जाता है, जिसमें एनाटमी शामिल होती है, फिजियोलॉजी शामिल होती है। इसमें जो है एक एडिशन होता है मूवमेंट सेंसेस का, और इसके अलावा फिर बेसिक्स के बाद फिर थोड़े से सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट होते जाते हैं। सही। जिसमें फिर हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस होता है, फिर हमारे पास इसमें मस्कुलोस्केलेटल होता है, फिर हमारे पास इसके अंदर वुमेंस हेल्थ होता है, फिर इसके अलावा हमारे पास के अंदर जीरियाट्रिक्स होता है, पीडियाट्रिक्स होता है। अगर काफ़ी सारे लिसनर होंगे जिनको ये टर्म्स नहीं पता होगी, तो जीरियाट्रिक्स का मतलब होता है ओल्ड एज पीपल, एंड पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं। तो ये होता है। फिर इसके अलावा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है अर्गोनॉमिक्स, और मैं उसमें पर्सनली जो है ना, मैं इस चीज़ को बड़ा पसंद करता हूँ, तो मैं इस पर ज़रा बात करना पसंद करूँगा। ज़रूर। जो बड़ी ज़रूरी भी है कॉमन पीपल के लिए, जो कि आज जो है हम सभी जो है ना वो इस चीज़ पे ये समझ लें कि इस चीज़ हम अप्लाई होती है। अर्गोनॉमिक्स बेसिकली होती ये है कि आप ये समझ लें कि इट्स अ प्रिवेंटिव थिंग, जिससे आप कोई भी डिसऑर्डर से बच सकते हैं लॉन्ग टर्म। जैसे कि आज जो है वो आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पर बैक पेन, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये तकरीबन कहा जाता है तकरीबन कि 90% लोगों को अपनी ज़िंदगी में बैक पेन ज़रूर हुआ होता है अपनी पूरी उम्र में। मेरी मिसाल ले ले, उम्र क्या है मेरी इस वक्त। बिल्कुल। तो बेसिकली अर्गोनॉमिक्स जो है वो कुछ आपकी डेली लाइफ जो है उसके रूटीन्स में कुछ ये समझ लें एडजस्टमेंट होती है। लाइक आपका बैठना, आप जो है किस तरीके से किस एंगल पे बैठे हैं। जैसे आजकल ऑफिस जॉब सबसे कॉमन होती है, और उसमें हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो बैठने में ही गुजरता है, और हमारी पोजीशंस काफ़ी कह सकते हैं पोस्चर जो है ना वो हमारा ख़राब ही होता है, जिस वजह से जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह के मसलों का सामना करना पड़ता है, और इसका जो फिर ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महंगा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मैं जो है वो इस पे इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट तो हमें करवाना ही होता है, सही, फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बट अगर हम प्रिवेंशन पर काम करें तो हम जो है ना बहुत बड़े समझ लें कि पेन से भी बच सकते हैं और पैसे के पेन से भी बच सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एनी रियाज बात कर रही हैं आप? जी जी हमारे गेस्ट आ चुके हैं। एनी आप सुन रहे हैं आपको? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबारक, आप अपने टाइम में से टाइम हमारे लिए निकाल के आए हैं, बहुत थैंक यू। तो मेरा कुछ सवाल है कि एक तो ये कि जिस माशाल्लाह आपकी मैंने सारा सुना है, माशाल्लाह अल्लाह और करे, तो ये जो पहला जो आपका है फिजियो के हिसाब से, तो
मैं ये जानना चाहूंगी कि ये मतलब किस तरह इस फील्ड का किस तरह किसने ये सब किया, किसको ख्याल आया है ये इस चीज का। और दूसरे ये कि क्या ये जरूरी है कि कोई प्रॉब्लम हो तो तभी इस तरफ जाएं, या एक नॉर्मल इंसान भी इसको अपना सकता है, आपके पास आ सकता है? ये दूसरा सवाल हो गया। एक ये कि ये जो भी आप करते हैं तो इसमें क्या योगा और रेकी से भी कोई इसका ताल्लुक है? जैसे योगा के पोस्चर वगैरह होते हैं और ये एक नॉर्मल इंसान को खुद से नहीं करना चाहिए, माहिर से रब्ता करना चाहिए। ये मेरे सवाल। बहुत 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 शुक्रिया आपने ये लास्ट वाला सवाल में मुझे काफ़ी वैलिड लगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ से हम शुरू करते हैं जी डॉक्टर साहब के पास। बहुत बहुत शुक्रिया यानी आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, इनका जो है वो अगर आप सवाल रिपीट कर दें तो मैं अगर थर्ड वाला जो था जिसमें योगा से रिलेटेड कोई इन्होंने बात की है, क्या ये मतलब ज़रूरी है कि कोई मर्ज़ आपको हो तभी आप ये योगा और इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, या नॉर्मली भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में चीज़ें लेकर आनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है कि इन्होंने एक और बात भी कही कि क्या हमें जो है वो ये चीज़ खुद से करनी चाहिए या किसी की गाइडेंस में करनी चाहिए। सवाल बहुत ही वैलिड है। इसका जवाब जो है वो बहुत ही अच्छा है। जवाब इसका ये है कि एक्सरसाइज तो हमारी डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए, लेकिन अगर हम वंस अपनी हेल्थ को देखते हुए किसी से गाइडेंस अगर ले लें तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लाइक अगर हम कोई एडवांस चीज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि योगा है, तो योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं। और जहाँ तक उन्होंने ये पूछा कि योगा को हम अपनी फील्ड में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो योगा के कुछ पोस्चर्स जो है वो हम फॉर द ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। और अदरवाइज़ योगा जो है वो एक सेपरेट सर्टिफाइड एक समझ लें कि एक पूरा कोर्स होता है, एक उसके एक समझ लें कि इसकी एक ब्रांच होती है जो कि अलग से भी लोग करते हैं और इसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सही। तो मेरे हिसाब से गाइडेंस लेना अच्छा रहता है और उससे जो है बहुत सारी आप इंजरीज से बच जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज जो है जब हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज बस हमें करनी है, कितनी करनी है, किस तरह से करनी है, कब हमें एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए। सही है। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो कि उसके कुछ रूल्स होते हैं वो हम फॉलो नहीं करते। लाइक मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे लोग एक्सरसाइज को जो है ना वो कहते हैं मेरे पास बस आना 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, तो वो कहते हैं मुझे इतने रिपीटेशन करने हैं, तो वो जल्दी जल्दी में एक्सरसाइज करते हैं और बस उनका टारगेट पूरा कर लेते हैं। जबकि कहा यह जाता है कि एक्सरसाइज को स्लो एंड स्टेडी आराम से अगर किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। बेशक आप कम करें बट उसकी स्पीड कभी भी इस तरह ना हो जिसमें आपको इंजरी हो सके। अगर इंजरी हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर वो आपके लिए भी अच्छा नहीं रहता, और एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड भी नहीं किया जाता कि आप जल्दी जल्दी से कर लें। सही, आराम से करें, लेकिन उसको एक हिस्सा बना लें लाइफ का। बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट लें, लेकिन आप उसको योगा से रिलेटेड जो था इनका उस पर कुछ कहना चाहें आप? योगा से रिलेटेड जो उन्होंने बात की, योगा भी बिल्कुल किया जा सकता है, वो भी वन ऑफ एक्सरसाइज का पार्ट है। और अगर मैं उनको अपनी ज़बान में कहूँ तो योगा इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेचिंग पोजेस। वो कुछ पोज होते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट मसल्स की स्ट्रेचिंग्स हो रही होती है, तो जो कि हम स्ट्रेचिंग्स जो है ना वैसे भी इस्तेमाल करते हैं और वो भी हम जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। बट जो है वो इसमें यही है कि हमें कितनी देर करनी चाहिए, वो फिर इसके अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस होते हैं। शुरुआत हमेशा कम से ही करनी चाहिए और फिर उसका एक टाइम होता है कि इस टाइम तक उस स्ट्रेचिंग को हम लेके जा सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि एनी साहिबा को जो उनके सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। जिन लिसनर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ जी, वो हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। एक अदद हमारा नंबर 0321366003 हमारा नंबर है। आप इस पर हमें कॉल्स और मैसेज दोनों कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें, चाहे फिज़िकल थेरेपिस्ट से रिलेटेड या इससे हट कर, जिस तरह उन्होंने बात की कि फाइन आर्टिस्ट भी हैं, साथ में
थिएटर वगैरह भी कर चुके हैं। इस हवाले से भी कोई बात हो, आपने शेयर करनी हो, कोई डिस्कशन करनी हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं जी। फेसबुक पर इस वक्त हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, आप कमेंट्स के थ्रू अपनी हाज़िरी हमें वहाँ भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको आज का हमारा शो कैसा लग रहा है। आरजे अय्याज खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लिखते हैं कि वेरी नाइस शो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमानत बलोच खाना में सुन रहे हैं, अनाया मुगल का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। शमशाद खरल हम इस वक्त सुन रहे हैं जी, नाइस शो, बहुत बहुत शुक्रिया। सकलेन अब्बास का मैसेज है, काशिफ भाई आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सकलेन आप तो हमारे भाइयों जैसे हैं और आप हमारा शो सुनने बहुत शुक्रिया। सैयद अलीज़ा हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप तमाम लिस्टर्स का शुक्रिया जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं जी। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार है ताकि कुछ बातें हमारी ऐसी हो जो काम की हो, ताकि जो दूसरे लोग हमें सुन रहे हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब, ज़ियाउद्दीन का एक्सपीरियंस मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा। 4 साल 5 साल का अरसा गालिबन आपका यहाँ पर गुजरा, आप ये डिग्री कहीं और से भी हासिल कर सकते थे, क्या ज़रूरत थी आपको यहाँ आने की? इसकी जो है वो एक वजह तो ये है कि ज़ियाउद्दीन जो है वो एक पहला इंस्टीट्यूट था जिन्होंने डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी स्टार्ट की थी। ये बेहतरीन 2011 में इन्होंने जो ना फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी कराची के अंदर जिन्होंने डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी का कोर्स स्टार्ट किया था। तो ये एक पॉइंट था। इसके अलावा देखिए, जिस टाइम पे हम यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है हमारी यूनिवर्सिटी शायद अच्छी नहीं है। हमें ऐसे होता है ना कि जो हमें चीज़ मिल गई होती है, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। ये आपने जो बात की इस पर मुझे एक जॉन एलिया साहब का एक जुमला है वो याद आ जाता है, कहते हैं कि हमने जाना तो हमने ये जाना जो नहीं है वो खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब हम उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से मिलते हैं, फिर हमें पास्ट एक्सपीरियंस दूसरों का पता चलता है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से काफ़ी बेहतर थी। ऐसा ही है। और जब तक वो फैसिलिटीज़ वो क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें हमें मुयस्सर आती हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। बिल्कुल। वो अगर हम जाके दूसरी जगह विज़िट करें और फिर जब हमें पता लगे कि कंपैरिजन करें, तो फिर तो हम कई गुना मतलब उनसे बेहतर जगह से हमने तालीम हासिल की, ऐसा होता है। और इसके अलावा हमने ये समझ लें कि हमने वो डेवलपिंग फेज़ देखा है, यानी कि समझ लें जो आज जिस शक्ल में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी मौजूद है, डॉक्टर फिज़िकल थेरेपी, माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल जो ना वो बताते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करूँगा कि बहुत ही एक छोटे से स्टार्ट की गई थी नॉर्थ नाज़ोमत कैंपस से। अच्छा। और आज माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट की है। इन्होंने अपना माशाल्लाह जर्नल जो है पब्लिश हो चुका है और उसमें जो है वो हमारी भी एक रिसर्च शामिल है। हाँ, मैं इस रिसर्च की तरफ भी आऊँगा, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। यूनिवर्सिटी के दिनों के कुछ खास लम्हात ऐसे डॉक्टर साहब जो आपको याद हो, अभी भी आप उन्हें याद करते हो, कुछ इस तरह की कोई शरारतें, कोई चीज़, कोई दोस्त याद आते हो? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेशली जो है वो मैं अपने टीचर्स जो हमारे साथ रहे हैं उनका जो है वो काफ़ी शुक्रिया अदा करूँगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो भी आज हम यहाँ पर मौजूद है उन्हीं के कहीं ना कहीं जो है ना वो उनकी गाइडेंस, उनका वो कहते हैं ना कि टीचर की एक बात वो आपको जो है ना वो बादशाह भी बना देती है। क्या कहना है। तो वो जो है आपके टीचर की एक मोटिवेशन और एक आपकी लर्निंग, वो काफ़ी जो है ना वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आप की प्रोफाइल जब मैंने देखी तो आप स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी करते आए हैं, थिएटर करते आए हैं, तो ये कब का अरसा है, या आया अभी भी चल रहा है डॉक्टर बनने के बाद भी, या इससे पहले के तक का था, और कैसा एक्सपीरियंस रहा थिएटर का आपका? थिएटर में जो है ये जो स्ट्रीट थिएटर है, ये समझ लें कि 2014 में जब मैं 4th ईयर में था यूनिवर्सिटी के, तो तब हमने किया था। और ये भी एक अवेयरनेस बेस्ड थिएटर था, जिसमें जो है ये हेल्थ के हवाले से और इसी हवाले से जो है ना वो हमने स्ट्रीट थिएटर किया था। और इसके बाद भी मैं थिएटर जो है वो करता रहा हूँ, और इसके थ्रू जो है मैं ज़्यादातर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जिसकी काफ़ी यहाँ हमारे यहाँ पर जो है वो एक कमी देखी जाती है, जिस पे हम इतना गौर नहीं करते, तो उससे रिलेटेड जो है वो थिएटर प्लेस जो है वो हमने किए हैं। और अब जो है वो ये कह लें कि इसका थोड़ा सा रुझान थोड़ा सा कम हो गया है। स्ट्रीट थिएटर्स तो अब हो ही नहीं रहे ना। हाँ, स्ट्रीट कम हो चुका है बिल्कुल। अभी स्ट्रीट थिएटर
उसकी वजह ये है कि मैं आपको बहुत ही इसमें आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो छेड़ा है। बेसिकली ये समझ लें कि इससे ना मैं काफ़ी एक लोगों को जो एक्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं मैं उनको भी गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस को खुद जो है ना वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं प्रोडक्शन हाउसेस ज़बरदस्त और ये आर्ट काउंसिल और इनके पूरे प्रोसेस देख चुका हूँ, और इनमें मेरे एक मेंटोर है, इत्तेफाक से उनका नाम भी मुबारक ही है। अच्छा वो थिएटर आर्टिस्ट है और उन्होंने हमें ट्रेन किया था। ज़बरदस्त। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उन्होंने जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो इसमें गाइड किया है और आज भी जो है वो करते हैं। तो थिएटर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बट और अब हमारी इंडस्ट्री कुछ बेहतर भी होती जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी पहले से बेहतर हो रही है, खासकर थिएटर पे। हम कराची में अगर हम बात करें तो आर्ट्स काउंसिल नापा इस पे बहुत बेहतरीन काम करने, ज़िया मोहिद्दीन साहब की इस पे काफ़ी खिदमात हैं। बिल्कुल काफ़ी पहले से बेहतर हो चुका है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, और हमें अगर अप्रोच करना पड़ा आपको अपने किसी थिएटर के लिए या किसी शॉर्ट फिल्म के लिए, ज़रूर आप अपनी कोई हमें वीडियोस भी दिखाइएगा। हम आपको देखना चाहते हैं कि आप एक्टिंग किस तरह करते होंगे। ज़रूर ज़रूर। ये जो है कोई शॉर्ट फिल्म्स हैं आपकी जो हम यूट्यूब पर सर्च कर सकें? प्रोफाइल पे जो है वो जो इसमें एक लिंक मौजूद है लास्ट में, जिसके अंदर में सारे लिंक्स मौजूद हैं, उसमें जो है बिल्कुल मौजूद है। ये समझ लें कि ये भी एक लर्निंग प्रोसेस था। हमने जो है वो शुरुआत जब की थी तो हमें शायद ये कह लें कि हमें उस फिल्म बनाने का और इसका अंदाज़ा भी नहीं था, बट धीरे धीरे हमने उसमें भी एक चीज़ें सीखी, और इत्तेफाक से कुछ जो है वो ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमने परफॉर्म तो की बट उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद नहीं है इत्तेफाक। अच्छा। और कुछ वीडियोस मौजूद है तो वो ज़रूर जो है वो बिल्कुल हमसे आपसे भी शेयर करेंगे। सही, ज़रूर, बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल डॉक्टर साहब, जो हर बार जितने हमारे मेहमान आते हैं, ख़ासकर इल्मनाई सेगमेंट में, उसमें उनसे हमारी भी डिस्कशन रहती है कि हमारी इतनी अच्छी फील्ड्स हैं जिसकी तरफ स्टूडेंट्स जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वो गाइडेंस नहीं मिल पाती। वो उन्हें पता ही नहीं होता कि इतनी हमने क्या गिना हुआ है, उंगलियों पर हम गिन सकते हैं कि इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, बस इतना ऊपर से हमें पता है, कॉमर्स की तरफ जाना है, और आर्ट्स को तो हम पूछते ही नहीं ना। आर्ट्स तो हमारे लिए ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी फील्ड्स हैं जिसको हम कहते हैं थर्ड क्लास। किसी को कुछ नहीं करना तो हम कहते हैं आर्ट्स कर लो। तो गाइडेंस पर काफ़ी फुकदान है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की बेहतरी होनी चाहिए? क्या ये सिलसिला स्कूल से शुरू होना चाहिए या कॉलेजेस में ऐसे कोई सेटअप बनाने चाहिए कि यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल सके? क्या होना चाहिए? कोई मशवरा, कोई बात आपकी तरफ से? आपने जो है ना वो बहुत ही अच्छी बात की है। इसमें बेसिकली इत्तेफाक से ये भी मेरी जो है वो एक लकीली मैंने जो है 2015 में एक सेमिनार अटेंड किया था और इसी से रिलेटेड, कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड, और उसमें जो है वो बेसिकली उसमें ये बताया गया था कि क्लास 7 से यूजुअली कैरियर गाइडेंस स्टार्ट होनी चाहिए, कि हमें जो है ना वो पहले से उसके सारे आउटकम्स और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता हो। बिल्कुल, ताकि हम जो है ना वो पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। अब मिसाल के तौर पर हमें जो है ना वो बहुत लेट पता चलता है, फिर हमें पता चलता है कि इस फील्ड में जाना है तो इतने मार्क्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये चीज़ हमें पहले से पता होगी तो हमारा एक गोल सेट होगा और हम पहले से ही उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे। सही। और अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारा सिस्टम ओवरऑल काफ़ी क्या कहेंगे, ज़वाल का शिकार है, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। देखिए, बिल्कुल बेहतर होने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारा जो एक सबसे नेगेटिव पॉइंट हम कहते हैं वो ये हमारी सोसाइटी का, कि हम जो है ना वो कहते हैं भाई हुकूमत कुछ करेगी, हुकूमत कुछ करेगी। हुकूमत तो करेगी तब करेगी, लेकिन हम इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं? अगर हम इंडिविजुअली कुछ कर रहे हैं तो हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और अगर हर कोई इसी तरह अपना पार्ट प्ले करें, आप उस एजुकेशन के सेक्टर से अगर बिलोंग करते हैं तो आप अपनी टीचिंग को इतना अच्छा बनाएं कि स्टूडेंट जो है वो उसमें सीखने के लिए, वो कहते हैं ना कि सीखने की चाह उसमें बढ़नी चाहिए, ना कि वो बस ऐसे आए कि बस क्लास लेने ही है और फिर चले जाना है। मतलब इल्म से प्यार हो जाए उससे, एजुकेशन से, कि भाई मुझे कुछ सीखना है। क्या बात है।
बड़ा शाजिया का दर्द भरे अंदाज में सवाल था। ये अमूमन है, लोगों के मसाइल हैं इस तरह के। कोई नुस्खा बता दे डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें जो है वो ये समझ लें कि ये जो पेट कम करना है, ये अगर आप किसी भी जो फिटनेस ट्रेनर से भी पूछेंगे, या जिन्होंने कहते हैं ना 6 पैक्स बनाए हैं, तो मेरे बने में पता है 6 पैक्स, तो आपको पता होगा कि दर्द ये 6 पैक बनाना कितना आसान है। मेहनत लगती है इसमें, है ना। तो और वो भी अगर आप एक कह सकते हैं कि विदाउट फैट तो बनाना फिर भी उसमें भी इतना मुश्किल है। सो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हमारा ओवर फैट है तो उसमें टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है सब्र, पेशेंस। सही, कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और एक होता है ना कि आपने एक चीज़ सेट की है गोल, तो आप उस पर कंटिन्यूटी के साथ उस पर काम करें। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम किया और फिर बोला अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो छोड़ देना है। तो मेरा मशवरा इनके लिए ये होगा कि डाइट की जहाँ तक ये बात करें, तो पेट जो है ना वो पर्टिकुलरली मैं इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करता हूँ कि जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट होता है वो बेसिकली या तो थाइज़ में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, या वो हमारी टमी में जमा हो जाता है, पेट में। बिल्कुल। और जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, तो हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो किसी तरीके से बर्न होने की कोशिश करता है। तो जब वो एक्स्ट्रा फैट ही हमेशा पहले बर्न होता है, तो अगर वो बर्न होगा तो हमारा जहाँ भी एक्यूमुलेशन होगी वहाँ से वो रिड्यूस होना शुरू होगा। सही है। तो ये इसका सबसे बेहतरीन नुस्खा है। बट फिर आपको इसको जब प्रॉपर शेप में लाना है तो डेफिनेटली फिर आपको उसकी टारगेटेड एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर जर्नलाइज हमें फैट कम करना है तो उसके लिए अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, डांसिंग हो गई, जंपिंग हो गई, रनिंग हो गई, तो ये हमारी बॉडी में से जो है फैट का कंटेंट है वो कम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पेशेंस रखें और जो भी एक्टिविटी कर रही हैं तो उसे कंटिन्यूसली करती रहे। बिल्कुल ऐसा ना हो कि इसका रिजल्ट एक हफ्ते में सामने आए, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं, टाइम लगता है। ऐसा हो, इस पे एक टर्म यूज़ की जाती है हेल्दी वेट लॉस। सही। इसमें जो है वो कहा जाता है कि अगर तकरीबन 1 वीक में, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं इसलिए मैं उसको कोट करना नहीं चाहूँगा, बट मेरा ख्याल है कि 1 और 2 पाउंड्स, आई थिंक सो 1 वीक था या 15 डेज थे या 1 मंथ था। सही। उसमें अगर इतना वेट लॉस हो रहा है तो इट इज़ अ गुड वेट लॉस। सही। प्लस अगर एरोबिक एक्सरसाइज आप करते हैं तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है, वॉकिंग या कोई भी हम चीज़ करते हैं, 20 to 60 मिनट्स इज़ आइडियल टाइम ड्यूरेशन। सही। 1 डे, यानी कि एक दिन के अंदर इतना जो है होना चाहिए टू गेट द बेनिफिट्स। ज़बरदस्त। एक सवाल है लेकिन बड़ा अजीब सा है, चूँकि लिसनर ने पूछा है तो मैं चाहता हूँ कि उसको शामिल कर लिया जाए। कहती हैं कि दिमाग को ठंडा कैसे रखा जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि मैं खुद भी एक ज़माने में इस चीज़ का शिकार रहा करता था। अच्छा, उन्होंने आगे लिखा भी है, दोबारा प्लीज़ ये मत कहिएगा कि डिफ्रीज़र में रख दें। नहीं ऐसा। ओके, सवाल बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं जो है वो एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम आप खुद इस चीज़ की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। हमारी बॉडी में आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हमारी बॉडी के सेल रिपेयर होते हैं। सुना है आपने? बिल्कुल। ओके, हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। और न्यूरॉन्स जो है ना, उसकी ख़ास बात ये है कि ये जब एक बार डैमेज हो जाते हैं ना तो ये रिपेयर नहीं होते। अच्छा। रीजनरेशन नहीं होती इसकी यूजुअली। तो उसको बचाएं किस तरह? तो और जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। तो इनडायरेक्टली आप अपने दिमाग की उस कैपेसिटी को कम करते जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बंदा ज़्यादा गुस्सा करता है, आप देखिएगा उसका वर्क फोकस, उसकी वो जो होती है ना वर्क की कैपेसिटी जिस पे दिमाग इस्तेमाल करना होता है, वो उस पर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है। सही। तो मेरा सिर्फ सवाल यही है कि गुस्सा ज़्यादातर हमें कब आता है और क्यों आता है? किसी और की वजह से या किसी बात पर। तो जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, मज़ीद नुकसान क्यों करें? मज़ीद हम अपना नुकसान क्यों करें? वो तो उसकी वजह से हो गया, जो होना वो तो होना तो हो गया। अब मज़ीद में नुकसान पर अगर नुकसान करूं तो फिर तो हम बेवकूफ़ हुए। सही है।
अच्छा, ये एक देसी एक इलाज बताया जाता है डॉक्टर साहब कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाए, खड़े हैं तो बैठ जाए, अगर मतलब वॉक करने लग जाए, तो ये इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये देसी है बट ये बिल्कुल वैलिड है। इसकी वजह ये है कि कहा जाता है, अब यहाँ थोड़ा सा मेडिकल से हम थोड़ा सा हट लेंगे, बट कहा जाता है कि गुस्सा जो होता है ना, वो कहते हैं कि शैतान आ जाता है गुस्से के वक्त, ऐसे ही होता है। तो जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारी पोजीशन चेंज होने की वजह से कहा जाता है कि वो शैतान डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से वो हमें कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये भी कहा जाता है कि ठंडा पानी पी ले। सही, ये भी कहा जाता है कि पानी पी ले। चलो सब होपफुली आपको अपना जवाब मिल गया होगा। अब देखिए, हमने आखिर में कह भी दिया कि फ्रिज में ना रखें लेकिन ठंडा पानी ज़रूर पी लें आप। गुस्सा आपका ऐसे ठंडा हो सकता है। और बहुत अच्छी बात मुझे डॉक्टर साहब यही लगी कि जो होना था वो तो हो गया, खैर नुकसान तो हो गया, तो अब दोबारा नुकसान लेकर अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुंचाना ये क्यों। तो ये सारी बातें और इस तरह की बहुत सी बातें जो हमें करनी है, और वक्त काफ़ी हो चुका है जी। और कुछ मैं उन लिसनर्स से माजरत ख्वाह हूँ जिनकी कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ शामिल नहीं कर पा रहा शो में, चूँकि हमारी बात चल रही होती है। थेरेपी से रिलेटेड मेरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि मेरी वालदा खुद, उन्हें लेफ़्ट साइड उनका पैरालाइज हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो कुछ हद तक रिकवर कर चुकी हैं चीज़ों को, और अभी भी उनका हाथ लाइक वो उसी तरह काम नहीं कर पा रहा जिस तरह करना चाहिए। तो इस तरह बहुत से पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनकी रिकवरी कुछ हद तक हो गई है, लेकिन कुछ मामलात में वो अभी भी रुके हुए हैं। तो ऐसे मौक़ों पर पेशेंट्स के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है कि वो किस तरह की ट्रेनिंग्स करें, डाइट कैसी होनी चाहिए, कुछ है इसमें कुछ टर्म्स, कुछ बातें? पहले तो इसमें जो है वो जब भी हमें फालिज या स्ट्रोक हो जाता है तो जो हमारी रिकवरी होती है वो ऐसा आप समझ लें कि प्रॉक्सिमल टू डिस्टल का मतलब है जो पार्ट हमारी बॉडी से करीब है वो रिकवर होना जल्दी शुरू होता है, और जो पार्ट दूर है उसकी रिकवरी सबसे लास्ट में होती है। और ये कह लें कि जो जितनी एडवांस मूवमेंट, इसे हम कहा जाता है फिंगर्स की मूवमेंट को फाइन मूवमेंट्स, क्योंकि हम इसमें क्रिएटिव काम करते हैं। सही है। तो ये सबसे लेट रिकवर होती है। और इसके लिए एक और हमारी स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जो ज़ियाउद्दीन में भी मौजूद है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। वो इस चीज़ को डील करते हैं लॉन्ग टर्म में, और अगर हम उसकी तरफ जो है वो थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें जो है रिकवरी अच्छी होती है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ के लोगों को फिज़िकल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन तीनों का फ़र्क भी नहीं पता। और बहुत से लोग बताना चाहते भी नहीं है, बहुत से जो है ना वो गाइड भी नहीं करते कि जो है वो आपको इसके लिए ये करवाना चाहिए या उसके लिए वो करवाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम जो है ना गाइड एटलीस्ट हमें करना चाहिए। अगर हमें वो चीज़ पता है तो हम इसे गाइड ज़रूर करें। देखिए, करवाना ना करवाना वो उनका जो है वो अपनी चॉइस है, बट हमें गाइड एटलीस्ट करना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं हम। ये जो कुछ मालिशी हजरात होते हैं उनमें और एक प्रॉपर जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, इनमें मेजर फ़र्क क्या आ जाता है? मजाक के तौर पे हम अपने दोस्तों को भी कहते हैं अब तुम तो मालिशी हो तो इस तरह का। तो उसकी एक वजह ये है कि ये जो हम टर्म यूज़ करते हैं ना, उसकी वजह ये है कि एक टाइम था जब फिजिकल थेरेपी जो है ना वो कोई फील्ड नहीं हुआ करता, ये सिर्फ एक डिप्लोमा हुआ करता था। सही। तो ये वो कहते हैं ना कि एक इम्प्रेशन वो पुराना जो हो गया होता है, वो इम्प्रेशन काफ़ी ज़मानों तक चला आता है जब तक कि हम उसे प्रैक्टिकली दोबारा आजमाए नहीं। सही। तो ये उस वजह से ज़ाहिर एक डिप्लोमा वाला बंदा जो होगा वो पूरी चीज़ें तो उसको नहीं पता उनकी, बिल्कुल। और ये आपको भी पता है कि मालिश वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं इसमें। और एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट में फ़र्क जो है मेजर वो ये होता है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो है ना वो पूरी बॉडी के बारे में, उसकी एनेटमी, उसके बारे में जानता है। वो जानता है कि वो अगर ये कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, जबकि वो ज़्यादातर मैं ये कह सकता हूँ कि वो तुक्का लगा रहे होते हैं। अच्छा, उन्हें इन चीज़ों का नहीं होता। ज़्यादातर वो तुक्का लगा रहे होते हैं। और इसमें देखिए वो तुक्के में कभी कभार ठीक भी हो जाते हैं और कभी कभी मसला भी हो जाता है। तो जिससे ठीक हो जाता है वो कहता है कि इजी इलाज है, कोई मसला ही नहीं है, सस्ता इलाज है। लेकिन जिन्हें कोई मसला हो जाता है वो फिर डेफिनेटली जो है वो दोबारा उस चीज़ पे कभी भी नहीं जाते और कहते नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें उनके पास जाना चाहिए जिनके पास इनकी नॉलेज है प्रॉपर।
तो कुछ हमारे बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनका मेरे ख्याल से ख्याल रखना होता है काफ़ी। और हमने तो ये भी सुना है कि जितने लोग जो जाते हैं मालिशियों के पास, तो उनके पास कुछ ऐसी ख़ास ट्रिक्स होती हैं कि वो आपको बेहोश कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। बिल्कुल जो है वो ऐसा होता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे वीक एरियाज़ होते हैं, जिसमें से जो बेहोश करने वाली जहाँ तक बात है, ये हमारे नेक के पास एक एरिया होता है। अच्छा। जहाँ से हमारी जो है ना ब्लड सप्लाई जा रही होती है ब्रेन तक। तो अगर हम उसे बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेस करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि किसी भी सूरत में हमारी ब्रेन की अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो इट मीन्स हम बेहोश हो जाएंगे डेफिनेटली। बेहोशी की एक वजह यही होती है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो उस वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता। तो ये वही ट्रिक्स यूज़ की जाती है। सही। तो डॉक्टर साहब बस आखिर में जाने से पहले मैं आपके पास आऊँगा और दोबारा यही कि आप आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा आपकी कितनी चीज़ें पब्लिश भी हो चुकी हैं। खैर हमने तो रिसर्च पर जर्नल पर तो बात भी नहीं की, टाइम ही हमारा गुजर गया। मैं स्पेसिफिक आपसे पूछना चाहूँगा आपके थिएटर से रिलेटेड या आपकी जो अपनी शॉर्ट फिल्म्स में आपने अगर जो कोई काम किया हुआ है वो पर्सनली मैं खुद तो देखना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ, और ऐसा मुझे लगता है कि शायद हमारे लिसनर्स भी ये चीज़ जानना चाहते होंगे। तो कि कहाँ हम ये आपकी चीज़ें देख सकते हैं, इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा ताकि फिर इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहें। इसमें जो है वो एक मुबारक्स आर्ट के नाम से सोशल मीडिया पर अलग अलग सोशल मीडिया पर मैं मौजूद हूँ, और इस पे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप जो है वो अगर से सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली आर्ट से रिलेटेड या ये कह लें कि थिएटर से रिलेटेड, शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड आप जो है वो इसमें आपको इजीली जो है ना वो चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें जो है वो वहीं पर फिर आपको और भी चीज़ें जो है वो कनेक्शन टू कनेक्शन चीज़ें इजीली आप उसे ढूंढ सकते हैं। चलें जी, बेस्ट हो गया। तो मुबारक आर्ट्स मैंने अभी हाथ के हाथ सर्च भी कर लिया और ये चीज़ें में मौजूद हैं जी। आप सर्च करेंगे सबसे पहले ही आपको मुबारक आर्ट्स मिल जाएगा, उसमें सारी वीडियोस आप जाके वहाँ देख सकते हैं जी, और सारी चीज़ें इनके यहाँ पर मौजूद हैं। तो वक्त काफ़ी हो चुका है जी, 5 बजे हमारे शो का वाइंड अप करने का टाइम था, लेकिन चूँकि आज हमारे आरजे फहद अब तक आए नहीं थे तो टाइम हमारे पास काफ़ी बच गया, उसमें हमने काफ़ी बातें कर ली। जो लेट हुए थे डॉक्टर साहब तो वो हमने कवर कर ही लिया। आप तमाम लिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज का शो सुना, पार्टिसिपेट किया, मैसेजेस आपके हमें मिले, आपके कमेंट्स हमारे शो में आए, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ मैं अपने शो को यहाँ ख़त्म करूँगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और शो में शामिल हुए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, यकीनन लिसनर्स ने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा आज के शो से। तो उम्मीद करते हैं जी अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही तो इसी अपनेपन के साथ अगले जुमरात फिर 3 से 5 मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।